नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSS TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे PGT हिंदी का पिछले सालों का प्रश्न पत्र, जो कि DSSS में आया हुआ प्रश्न पत्र है। तो DSSS TGT PGT हिंदी के तैयारी को जो बच्चे कर रहे हैं, तो पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी आपको करते हुए चलना है, ताकि आपको ये समझ हो जाए कि परीक्षा में प्रश्न पूछे किस प्रकार से जाते हैं और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, किन किन टॉपिकों से प्रश्न आए हुए हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो हम पिछले सालों में जितने भी आए हुए प्रश्नों हैं उनको देखते हुए चलेंगे, करते हुए समझते हुए चलेंगे, ताकि हमें जो है परीक्षा में की तैयारी हम उसी आधार पर हम कर सकें जिस प्रकार से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनसे हमें इम्पोर्टेंट टॉपिकों का भी पता चल जाता है। तो वैसे तो ये क्लासेस जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए जो है लाभदायक या मददगार साबित होगी, और DSSS के अनुसार हम जो है अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रही है। तो केवल प्रश्नों के उत्तर को ध्यान में देखते हुए हम चलेंगे। ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत हमें एक एक प्रश्नों को जो पिछले सालों में पूछा गया है उससे 4 ऑप्शनों के साथ जो तथ्य बनते हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी को करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही हम थ्योरी को भी लेकर के चल रहे हैं, और साथ साथ जो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं तो अधिक से टॉपिक वाइज अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए भी हम धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। इस जन्म में तो कोई आशा नहीं भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा जोटा, एक सेकंड में, मोटा जोटा पहनना और मोटा जोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सदता। किस उपन्यास का वाक्य है? आप देख सकते हो कि किसी जो है रचनाओं से संबंधित उपन्यास, नाटक, निबंध से संबंधित जो कोई प्रमुख रचनाएं हैं उनसे संबंधित भी पंक्तियाँ भी उठा ली जाती है, बीच में से वाक्य भी उठा लिया जाता है कि किससे उपन्यास का ये वाक्य है। तो आपको पता ही है, इम्पोर्टेंट जो प्रसिद्ध उपन्यास रहा है गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का, जो कि 1936 में लिखा गया। इनका ये एक पूर्ण उपन्यास माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो अंतिम पूर्ण उपन्यास जो है गोदान ही है, और अधूरा उपन्यास इनका प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गोदान। आंसर आप लोगों के सामने ही होगा, क्योंकि किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर ये डाउनलोड किया हुआ है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार जो है भामा की रचना है। भामा की रचना रही है काव्य अलंकार, प्रसिद्ध रचना है। एक लेखक की ओर है, जो कि रुद्रट है। अगर ऑप्शन में भामा होगा तो हम भामा को पहले लगाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट रचना काव्य अलंकार भामा की है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र को भी हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, TGT में भी और PGT में भी। और एक टॉपिक से ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है, कई प्रश्न भी एक टॉपिक से पूछ लिया जाता है। DSSS का हम कुछ नहीं कह सकते। तो बिल्कुल एक एक प्रश्नों को या एक एक तथ्यों को टॉपिक वाइज देखते हुए चलेंगे, किस टॉपिक से कौन सा किस प्रकार से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का गोदान जो उपन्यास है उसमें मुख्य पात्र है होरी। होरी और धनिया इनके मुख्य पात्र रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। 84 वैष्णव के वार्ता के रचयिता आप सभी को पता है गोकुलनाथ, जो ने 84 वैष्णव की वार्ता साहित्य रचा है, जिसमें कि वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन किया गया है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, जो भक्ति है वो धर्म का रसात्मक रूप माना है। किन्होंने यह कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इम्पोर्टेंट कथन है, कई परीक्षाओं में पहले भी पूछा जा चुका है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये जो कथन है किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पढ़ते हैं आगे। किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? तो किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद को अग्रणी कवि माना जाता है? आप सभी को पता है, छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में 4 सतमों में शामिल है प्रसाद जी, निराला प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये
छायावाद के 4 स्तंभ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। रचना काल के अनुसार भारतेंदु के निम्न नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप जो है इस प्रकार से इनके रचना काल के अनुसार जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है। तो आप सभी को पता है सज्जन जो है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक माना जाता है। दो सुकने किसकी रचना है। अमीर खुसरो की दो सुकने रचना है। खालिक वारी, दो सुकने, ये सभी रचनाएं अमीर खुसरो की है। उसके बाद जो है गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोरखनाथ के गुरु का आप सभी को पता है मत्स्येंद्र नाथ। नाथों के नाथ जो है नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन भी इन्होंने किया था। बढ़ते हैं आगे। पुरुष परीक्षा की रचना किसने की। तो पुरुष परीक्षा की जो रचना है वो विद्यापति जी ने की, ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न, आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचा गया। तो सर्वाधिक काव्य आदिकाल में किस साहित्य में रचा गया। जैन साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य व लौकिक साहित्य, कई प्रकार के साहित्य रचे गए। आप सभी को पता है आदिकाल को हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो जैन साहित्य रचने जो सबसे अधिक रचा गया आदिकाल में साहित्य वो रहा जैन साहित्य। बढ़ते हैं आगे। अवधि का विकास किस अपभ्रंश में हुआ। तो आपको पता ही है अर्धमागधी अपभ्रंश में अवधि का विकास हुआ। अर्धमागधी से 3 बोलियां निकली, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कई बार पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से जो है मराठी जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकली है। लहंदा पेचासी से और सिंधी बराचट से। इनको भाषा विज्ञान के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो सभी को बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञे जी की नहीं है। अज्ञे जी की नहीं है। कौन सी कहानी नहीं है अज्ञे जी की। पक्षी और दीपक जो है अज्ञे जी की कहानी है। अज्ञे जी की नहीं है। विपगथा, कोठरी की बात और शरणार्थी, ये तीनों की तीनों कहानियाँ जो है अज्ञे जी की। लेकिन ये पक्षी और दीपक आपको पता हो तो किसकी कहानी है। ये गजानन मुक्तिबोध की कहानी है। पक्षी और दीपक इम्पोर्टेंट कहानी रही है गजानन मुक्तिबोध की। पक्षी और दीपक मुक्तिबोध, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अगर ये ऑप्शन में आई हुई है तो ऐसा हो सकता है कि अगली परीक्षा में इसी का पूछ लिया जाए कि ये किसकी कहानी है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारा नेक्स्ट। निम्न में से केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं है। केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं है, इनमें से ये आपको बताना है। तो भोजपुरी जो है केशवदास की भाषा नहीं रही है। इनमें अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज तीनों भाषाओं में रही है केशवदास जी की। बढ़ते हैं आगे। केशवदास जी जो है रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और जो है चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। भक्तिकाल के अंतर्गत भी केशवदास ने रचनाएं लिखी है और रीतिकाल के अंतर्गत भी। प्रेमचंद में सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है। सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक पूछा हुआ है। सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक जो है बाजारे हुस्न जो है सेवा सदन का उर्दू शीर्षक रहा है। और जो चौगाने हस्ती है वो किसका उर्दू शीर्षक है, वो रंगभूमि का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 1925 की रचना है। 1925 की रचना रही है प्रेमचंद की रंगभूमि। चौगाने हस्ती का उर्दू शीर्षक है गोसाई ए आफिया, तो आपको पता हो तो जो है प्रेम आश्रम का उर्दू शीर्षक है। और जो ये रचना है प्रेम आश्रम जो है 1922 में लिखी गई रचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम खुरमा व हम स्वभाव जो रचना है ये किस रचना का उर्दू शीर्षक है, प्रेमचंद जी का। ये जो है प्रतिज्ञा उपन्यास रहा है प्रेमचंद जी का, उसका उर्दू शीर्षक है किसका, प्रतिज्ञा का। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रतिज्ञा उपन्यास जो है 1929 में लिखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। सेवा सदन का बाजारे हुस्न आपने देख ही लिया। और सेवा सदन की जो रचना 1918 की उपन्यास लिखा गया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी,
आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती से ली गई है। उसके बाद अगले जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? तो दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना 1918 में की गई। मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुआ? तो 1966 में। उसके बाद पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार के रचनाकार कौन रहे? पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार की रचना किस रचना को मिला? तो हिमतरंगिणी को मिला है, और हिमतरंगिणी 1955 में दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास रहा, हिंदी साहित्य की पहली रचना मानी जाती है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी को, हिमतरंगिणी को। और विष्णु अर्धनारीश्वर की बात करें तो विष्णु प्रभाकर को दिया गया। और उसके बाद जो है निराला की साहित्य साधना की बात करें तो रामविलास को दिया गया। ये अभी आपको ध्यान रखना है। निराला की साहित्य साधना जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार रामविलास को दिया गया। अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। पढ़ते हैं आगे। भारतेंदु के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है? तो भारतेंदु के समाज सुधार की जो रचनाएं हैं उसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। हा भारत दुर्दशा आई, ये इस प्रकार से जो भारतेंदु जी ने जो है अंग्रेजों के ऊपर जो व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी है वो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए लिखी है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है राजा भोज का सपना। उसके बाद भावों की भिड़ंत शीर्षक से लेख किस पत्रिका में छपा? तो प्रभा पत्रिका में भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख छपा है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कुछ जीवनियाँ और उसके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए जोड़ा गलत कौन सा है? कौन सा जोड़ा गलत है इनमें से? क्योंकि नहीं से प्रश्न और असंगत से प्रश्न सही है या गलत है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें जो जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं है एक एक रचनाओं का हमें पता होना चाहिए ये रचना इस लेखक की है। तो एक वीडियो में मैं जो है 2-3 वीडियो में, एक में तो नहीं कर सकते हम, कई वीडियो में 1-2 वीडियो में हम जो है उन इम्पोर्टेंट रचनाओं को भी करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ताकि हमें जो है बिल्कुल वे कंटेस्ट हो जाए और परीक्षा में एक बार भी हमें जो है कन्फ्यूजन ना हो ये रचना किस रचनाकार की है। तो उन रचनाओं को भी करते हुए चलेंगे। हम सिर्फ पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को करने का हमारा उद्देश्य ये है, हमें ये पता समझ आ जाता है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और इन्हीं आधारों पर हम कौन कौन से टॉपिकों को हमें कवर करते हुए चलना है, बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। क्योंकि अधिक से अधिक जितनी बार आप रिवाइज करोगे तथ्यों की उतना ही आपको याद रहेगा। तो देख लेते हैं कलम का सिपाही जो है अमृत राय का, जिसमें कि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित जो ये है रचना लिखी गई। उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है राहुल सांसकर्तायन ने लिखा। उसके बाद कलम का मजदूर रामविलास शर्मा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये जोड़ा हो गया गलत। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ जो है रचना है, जीवनी है, जिसमें शरत जी की जीवनी को दर्शाया है। तो कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल की है, ना कि रामविलास शर्मा की। मदन गोपाल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, मानुष प्रेम भव भयउ बेकुंठी, जो ये पंक्ति है कई बार पूछी जाती है। जयसी जी की ये पंक्ति है, सूफी कवि जयसी जी। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? चंद हुसैनों की खतूत जो है हिंदी का पहला पत्रात्मक उपन्यास माना जाता है, जो कि उग्र जी का है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रसाद जी ने कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन किया? तो प्रसाद ने जिनका जो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का तितली, कंकाल, ईरावती जो उपन्यास रहे हैं 3 प्रसिद्ध उपन्यास माने गए हैं प्रसाद जी के। तो उसमें कंकाल में पूछा हुआ है, तो कंकाल में
किसका अधिक वर्णन किया गया है? तो कंकाल में सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष को दर्शाया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्न उपन्यासों में उनके प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो मैल आंचल आपको पता ही है 1954 की रचना है। बूंद और समुंदर जो है अमृतलाल नागर की 1956 की रचना है। अमृत और विष जो है ये 1966 की रचना है अमृतलाल नागर की। उसके बाद जो है कठगुलाब जो प्रसिद्ध उपन्यास रहा है मूर्तलागर का 1996 का है, ये आपको पता ही है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या हमारी जो अगला प्रश्न है, दुखनी बाला किसका नाटक है? तो राधा कृष्ण दास जी का दुखनी बाला नाटक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो उपन्यास है हमारा, यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बतलाया? तो जो अपने को परिस्थितियों में डाल देता है वही बच पाता है। तो ये उन्होंने यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में दर्शाया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान एक सुजान कैसा उपन्यास है? तो आप देख सकते हो कि उपन्यासों की विषय वस्तु के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक उपन्यास को हमें ध्यान से समझते हुए करते हुए चलना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जो किस प्रकार से हमें क्लासेस लेनी चाहिए, किस प्रकार कौन कौन से टॉपिकों को हमें कवर करना चाहिए, आप चाहते हो कि मैं एक एक उपन्यास की जो थ्योरी भी आपको जो करा दूँ, तो मैं कहानी की तरह जो है उपन्यासों से संबंधित भी क्लास जो है आपके सामने लेकर के आ जाऊंगी कि एक एक उपन्यास को हम पढ़ लेंगे, किस उपन्यास में क्या दिया गया है, कौन उनके प्रमुख पात्र रहे हैं, क्या उसकी कथा वस्तु रही है। तो उससे ना हमें तो एक समझ विकसित होगी, हमें ये पता चल जाएगा कि जब हम उन जो है उपन्यास की विषय वस्तु को पढ़ेंगे, उसके कथासार को पढ़ेंगे, कि हमें ये पता चल जाएगा इस उपन्यास में ये स्टोरी थी, इससे संबंधित इस समस्या को इसमें दर्शाया गया था, इन्हीं पात्रों को इस उपन्यास में रखा गया है। तो आप चाहते हो कि मैं इसी जो बीच बीच में जो है आप कहानी या उपन्यास से संबंधित जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार हम नहीं चल रहे भाई, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि नेट के लिए जो हमारी जो ये क्लासेस है बिल्कुल इनफ होगी, नहीं, मदद अवश्य मिलेगी। ये मैं नहीं कहती कि आप जो नेट की परीक्षा हो आप देने जा रहे हो तो इन क्लासेस के माध्यम से आपको कोई मदद मिलेगी। काफ़ी सारे 50% प्रश्न रहेंगे कि नेट के अकॉर्डिंग हम करते हुए चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन हाँ टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए हम 100% जो है अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं टॉपिकों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हो आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, किस तरह आप जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तभी जो है हम सफलता तक पहुंच पाते हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो रामविलास शर्मा द्वारा ये रचित है। उसके बाद बात करें आगे, ताई कहानी का लेखक कौन है? तो ताई कहानी जो विशंभरनाथ कौशिक ने लिखी है। एक सेकेंड। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी नेक्स्ट, एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह में से शुरू होता है? तो भुवनेश्वर प्रसाद का प्रमुख एकांकी संग्रह रहा है कारवा, उससे जो है एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कारवा से शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का नहीं है? तो रसिक लाल जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का नहीं है। धूर्त रसिक लाल जो है राजाराम मेहता की रचना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16, नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्रपत ने भी की उसी की शुभ आराधना, बोल उठी नारद की वल के गगन में जा रहे घूमने वे गंगा तीर वन में, जो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियाँ है ये। उसके बाद बात करें आगे, इनमें से क्या मैथिली शरण गुप्त की काव्य विशेषता नहीं है? तो आप देख सकते हो साथ साथ जो है एक ही टॉपिक से
लगातार कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हर एक टॉपिक को आपको ध्यान से करते हुए चलना है। संस्कृत वर्तों का प्रयोग मैथिलीकरण की विशेषताओं में नहीं आता। तो खड़ी बोली का प्रयोग इति वर्तात्मक तक तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है ही। तो मैथिलीकरण भी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं और मात्रिक छंद भी इसकी विशेषता है, लेकिन जो है संस्कृत वर्तों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। इनमें से जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी संकलन कौन सा है? तो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन है। उसके बाद बात करें अगला प्रश्न संख्या 19। छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना? तो छायावाद को सुतुल का प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानने वाले विद्वान रहे डॉक्टर नगेंद्र। केवल हम प्रश्नों के उत्तर को ही देखेंगे, क्योंकि भाई जो इस प्रकार से ज़्यादा डिटेल से हम चर्चा करेंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। मेरा टारगेट है कि हम जो भी प्रश्न पत्र करें उसको एक बार से सभी प्रश्नों को देखते हुए चलें, क्योंकि हमें ये समझ हो जाए कि किस प्रकार से और किन किन टॉपिकों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य लोचन जो है के लेखक जो है श्याम सुंदर दास जी रहे हैं, कई बार पूछी जाती है। निम्न में से कौन सा काव्य प्रसाद जी की द्वारा नहीं रचा? तो राघव विलास जो है प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है। उसके बाद जो है झरना, करुणा, चित्रधार, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये जो सभी रचनाएं हैं प्रसाद जी की है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से अज्ञे जी माने जाते हैं, जिन्होंने प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने गए हैं अज्ञे जी। बादल राग कविता के कवि कौन है? तो बादल राग कविता के कवि निराला जी है। उसके बाद देख लेते हैं भगनदूत काव्य संग्रह जो है अज्ञे जी का है। निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही एक अनार्थी रूप का विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर का हो जाएगा हमारा किरण, और एक कर का मतलब होता है हाथ, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा किरण व हाथ।